डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आया अशरफ आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने एनाटॉमी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है जो कि आपके साइटोप्लाज्म से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होता है साइटोप्लाज्म? क्योंकि ये वो एरिया होता है जहाँ पे मुख्तलिफ रिएक्शन होते हैं और यूँ समझ लें कि तमाम ऑक्सीडेटिव रिएक्टिव रिएक्शन जो है वो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म वो साइट है, दैट साइट वेयर द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। स्पेशली ग्लाइकोलाइसिस होता है वो इसमें क्रिब साइकिल जो है वो इसमें टेक प्लेस हो रहा होता है। तो क्रिब साइकिल जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के साथ टेक प्लेस होता है इस वजह से। तो इसके फर्दर जो मजीद पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले जो कंपोजिशन है टिश्यू की, यानी इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ टिश्यू। और ये जो कंपोजिशन ऑफ टिश्यू है ये मिलेंगे तो एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू जो है वो फॉर्म करती हैं एक ऑर्गन सिस्टम को। तो टिश्यू किस तरह बनते हैं? ये आते हैं जी के जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी सेल्स जो हैं वो कंबाइन करेंगे तो क्या बना देंगे? टिश्यू बना देंगे। और टिश्यू जो है वो मिलेंगे, यानी ग्रुप ऑफ द टिश्यू, यानी हम कहते हैं कि पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सेल कंबाइन टू फॉर्म द पार्टिकुलर फंक्शन एंड फॉर्म द टिश्यू। तो टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन एंड ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। यानी टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक होगी बात? और फिर यहाँ पे एक और बात है कि जो सेल होता है, सेल एक आपका बेसिक यूनिट, किस किस्म का यूनिट है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और हम कहते हैं कि ये आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो सेल है ये बेसिक यूनिट है लाइफ का, लेकिन कौन सी बेसिक यूनिट किसके लिए है? तो स्ट्रक्चर के लिए, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है आपका जो सेल है। ठीक होगी बात? यानी सेल जो है वो ऑल लाइफ, तमाम लाइफ के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। यानी विदाउट द सेल नथिंग लाइफ। बात सिंपल सी है कि विदाउट सेल नथिंग लाइफ, यानी कोई भी जिंदगी ऐसी नहीं है जो सेल के बगैर है। यानी सेल को कहा गया, जैसे मैंने मिसाल एक पहले दी थी कि जिस तरह आप एक रूम तैयार करते हैं, एक कमरा बनाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको ईंट की जरूरत होती है। यानी चूंकि दीवार ईंटों से बनी हुई है और दीवारें मिलकर जो है वो एक कमरा बनाती हैं, तो यानी उसके ऊपर रूफ है। जैसे आज सच आवे ये एक कॉम्बिनेशन है, यानी ईंट में कई ईंटें मिलाएंगे, यानी एक ईंट की सेल की मिसाल है कि जैसे ईंटें कई मिलती हैं तो एक दीवार बन जाती है, और दीवारें मिलती हैं तो एक कमरा तैयार हो जाता है। इसी तरह आपके जो सेल होते हैं वो सेल मिलेंगे तो टिश्यू बनेंगे। क्या बनेगी? टिश्यू बनेगी। और जैसे मैंने लिखा कि सेल कंबाइन टू फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। अब हम इससे नीचे जाएं, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कंपोनेंट ऑफ सेल क्या होते हैं। ठीक है, तो नो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ सेल है। तो इसमें एक बात पे इख्तिलाफ है। बाद लोगों ने कहा कि साइटोप्लाज्म जो है कंपोनेंट ऑफ बेसिक कंपोनेंट, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, यानी ये आपके बेसिक कंपोनेंट हैं। लेकिन यहां पे मैं एक और बात लिखूंगा, बाद में कहा कि प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ये हैं दो मेन कंपोनेंट। अगर हम प्रोटोप्लाज्म की तरफ जाएं, यानी प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका आउटर मोस्ट कंपोनेंट भी कहलाती है। यानी सेल मेम्ब्रेन जो है इसका दूसरा नाम जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा। यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर अब साइटोप्लाज्म और आपका न्यूक्लियस है। ये बात ध्यान में रखिए कि आपका जो प्रोटोप्लाज्म है वो मजीद कंसिस्टेड होता है साइटोप्लाज्म पर और आपके न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस जो है वो आप यूं समझ ले कि ब्रेन ऑफ द सेल है। ठीक होगी बात। जैसे हमारी बॉडी है कंसिस्टेड ऑफ द ब्रेन। हमारी बॉडी में दो किस्म के ब्रेन होते हैं, एक को पार्टिकुलर ब्रेन जो है ट्रू ब्रेन कहते हैं, आपके दिमाग, ठीक है, आपके स्कल में है। एक आपका स्पाइनल कार्ड है जिसके अंदर आपका फास्ट ब्रेन होता है। मुराद क्या है कि उसके अंदर आपके जो ट्रू स्टिमुलाई हैं, आपकी तमाम बॉडी के जितने भी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं वो तमाम के तमाम आपके स्पाइनल कार्ड में पजीर होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब वो जो आपकी मर्जी के खिलाफ होते हैं, ठीक है, और जो आपकी मर्जी से होते हैं एक्शन वो वॉलंटरी एक्शन होते हैं जो आपके दिमाग में एनालाइज होकर वो पजीर होते हैं। अब जी कंपोनेंट ऑफ द सेल की बात हो रही थी, तो दो मेन कंपोनेंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और बाद में ये लिखा कि प्रोटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन आर द कंपोनेंट हैं। तो जबकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, तो मैंने रिपीट किया कि न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल है। उसके बाद आते हैं आउटर मोस्ट कंपोनेंट जो है, इसको कहा गया, ठीक होगी बात, यानी आउटर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन जो है, सॉरी बॉडी की बात हो रही है कि आउटर मोस्ट कंपोनेंट किसका है जी, ऑफ द सेल। तो ये आउटर मोस्ट कंपोनेंट जो है वो सेल का कौन है जी, ये बात नोटिफाई करें, ये है जी सेल मेम्ब्रेन। ठीक होगी बात, यानी सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका कंपोनेंट है, जो कि अब यहां पे पॉइंट एक है कि ये सेल मेम्ब्रेन आउटर है, आउटर मोस्ट कंपोनेंट है, और ये सेपरेट कर रही है किसको, यानी सेपरेट कर रही है, सेपरेट, यानी सेपरेट का मतलब है अलग करना। किसको सेपरेट करती है, साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी जो है ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से। ठीक होगी बात। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपका जो आउटर मोस्ट कंपोनेंट है वो कौन है, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है किसको, साइटोप्लाज्म को। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस के गिर्द होता है, इट इज अराउंड द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस गिर्द होता है, और ये सेपरेट कर देती है सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को फ्रॉम द एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट। ठीक होगी बात। तो ये बात नोटिफाई करनी है कि मैं यहाँ पे एक आपको हल्की सी यानी स्ट्रक्चर बना के बताता हूं कि ये जो यहाँ पे आपका एक सेल पड़ा हुआ है, ये जो बाउंड्री है, यानी यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस है, ये आपका ये जो है ये क्या चीज है जी, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ये जो मैंने बाउंड्री लाइन मार्जिन किया है तो ये क्या है, और ये क्या है जी, न्यूक्लियस है। यानी हम इसको लेबल करते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। ठीक होगी बात। और ये क्या है जी, ये है साइटोप्लाज्म, और ये क्या है जी, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक होगी बात। और ये आपका यानी ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। ठीक होगी बात, यानी ये साइटोप्लाज्म है, ताकि थोड़ा सा वादा है, साइटोप्लाज्म यानी ये जो लाइन है ये नीचे को बेंड कर रही है, ये साइटोप्लाज्म है। यानी ये आपको मैं यहां से ऐसे कर दूं, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक होगी बात। और ये जो है वो डायरेक्टली मैंने लिखा है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये वाला तमाम एरिया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द तमाम एरिया जो है यानी सेल मेम्ब्रेन से लेकर ये इतना एरिया,
यानी ये जो सारा एरिया है खाली मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। और ये जो बाउंड्री लाइन जा रही है ये कौन है? ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। ये मैंने राइट किया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा। यानी यहां पे लिख देता हूं कि दिस इज द प्लाज्मा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये जो बाउंड्री है वो क्या है? प्लाज्मा यानी सेल मेम्ब्रेन। और दूसरे लफ्जों में इसका एक और नाम भी है, इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और फिर आते हैं जी, ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? साइटोप्लाज्म। और ये कौन है? दरमियान में न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसको मैंने आपको कहा कि दिस इज द ब्रेन ऑफ द सेल है इसे। और अब आगे जो बात असल करने चाह रहे थे कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से साइटोप्लाज्म को अपने एक्स्ट्रा माहौल से सेपरेट करती है। ये जो है ये सारे का सारा, ये तमाम का तमाम जो है ये एनवायरनमेंट है बाहर का, सेल से बाहर। तो दिस इज कॉल्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। ठीक होगी बात? दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। हाँ, ताकि ये आपको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, बाहर का माहौल है, यानी सेल से जो बाहर वाला इलाका है। यानी जैसे मैं खड़ा हूं तो मेरे इर्द गिर्द का एरिया, सराउंडिंग एरिया जो है वो क्या है? इन्वायरमेंट है। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट बट नॉट एक्स्ट्रा सेलुलर। हाँ, ये बात आपके जेहन में रहे कि एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं है। तो सेल के बाहर, जब बात सेल की होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। और जब आप आते हैं अपनी बॉडी की बात करेंगे तो फिर हम यूं समझ लें कि एक ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म के बाहर का जो माहौल है वो उसका है, जिसको हम एबायोटिक फैक्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो आते हैं जी, आपके नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि स्पेशलाइज्ड सेल की बात करेंगे। तो कौन से स्पेशलाइज्ड सेल हैं और वो किस किस्म के फंक्शन अदा करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्पेशलाइज्ड सेल हमारी बॉडी में है और वो क्या अदा करते हैं? परफॉर्म द पार्टिकुलर फंक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके मसल और कंट्रैक्टाइल की। नंबर 1 जो हमारे पास है वो क्या चीज है? मसल एंड कंट्रैक्टाइल। कौन से हैं जी? कंट्रैक्टाइल सेल होते हैं। और इनका काम क्या होता है? मसल मतलब हम जानते हैं कि मसल जो है वो मूवमेंट करते हैं। क्या करेंगे जी? मूवमेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे 2 बातें हैं, एक जो वो कंट्रैक्शन है जी, और दूसरी जो है वो रिलैक्सेशन है। यानी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। यानी मिसाल के तौर पे ये मैंने अपने बाजू को खोल दिया तो ये क्या हुई? रिलैक्सेशन। और मैंने इसको ऐसे बेंड किया तो ये क्या हुई? कंट्रैक्ट। यानी ये वाले जो मसल आपके हैं, ये मसल ऐसे हैं, ये कंट्रैक्ट होते हैं तो मोटाई में यानी मोटे और छोटे हो जाते हैं। लेकिन जब मैं अपने बाजू को इस तरह से रिलैक्स करूंगा तो ये जो आपके मसल हैं ये क्या हो जाते हैं? ये लंबे और पतले हो जाते हैं। ठीक होगी बात? ये थी मसल की मूवमेंट की बात। और कंट्रैक्टाइल मसल जो होते हैं वो, यानी मसल एंड कंट्रैक्टाइल। नंबर 2 पे आपके पास है एपिथेलियल सेल। कौन से सेल हैं? नंबर 2 पे एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल। तो एपिथेलियल सेल का जो काम है, जो फंक्शन है, ये जंक्शन बनाते हैं। यानी दे फॉर्म टाइट जंक्शन। किसके दरमियान? टाइट जंक्शन बिटवीन द सेल्स है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपके जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये एडहेसिव एंड टाइट। ठीक है, क्या है लफ्ज? एडहेसिव एंड टाइट जंक्शन बनाते हैं। किसके? एडहेसिव का मतलब होता है चिमट जाना। ठीक है, किसी के साथ लग जाना। तो टाइट का मतलब है मजबूत। ठीक है, सख्ती, ज्यादा दबाव वाला। तो वो कहते हैं कि टाइट जंक्शन है बिटवीन द सेल। ये किसका काम है जी? एपिथेलियल सेल का काम है। ठीक होगी बात? नेक्स्ट हमारे पास नंबर 3 पर जो है वो नंबर 3 फिब्रोब्लास्ट है। क्या चीज है जी? फिब्रोब्लास्ट। आगे बोन सेल। ठीक होगी बात? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास जो है वो फिब्रोब्लास्ट है। फिब्रोब्लास्ट के साथ बोन सेल है और बोन सेल के साथ कार्टिलेज सेल है। कार्टिलेज सेल।
ठीक है। और इनका काम क्या है जी, ये सेक्रीट भी करते हैं और सिंथेसाइज भी करते हैं। यानी इनका जो काम है वो सिंथेसाइज एंड सेक्रीट। अब ये बात ध्यान में रखें कि सिंथेसाइज का मतलब तैयार करना और सेक्रीट का काम जो है वो पैदा करना, बनाना मुराद है। यानी सिंथेसाइज करेंगे और सेक्रीट करेंगे। सिंथेसाइज का मतलब तैयारी करना और सेक्रीट का मतलब मुराद है पैदा करना, यानी बनाना, बनाते हैं ये, ठीक है। यानी फिब्रोब्लास्ट, बोन सेल और कार्टिलेज जो है ये सेल के नाम है जी। और ये सिंथेसाइज कर रहे हैं और सेक्रीट कर रहे हैं किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। किसको, एक्स्ट्रा सेलुलर जी, किसको कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को जी। ये एक फ्लूइड का नाम है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में एक फ्लूइड है। मैं इधर ब्रैकेट्स में राइट कर देता हूं कि ये बेसिकली जो है वो एक फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूरॉन एंड सेंसरी सेल। नंबर 4 पर न्यूरॉन एंड सेंसरी सेल। यानी इनका काम क्या है, ये कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं जी, यानी कन्वर्ट, तब्दील कर देना किसको, नंबर 1 जो है वो फिजिकल को, नंबर 2 जो है वो केमिकल को, फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई। यानी ये जो दोनों हैं ये क्या चीज है, यानी स्टिमुलाई है। ये स्टिमुलाई क्या चीज होती है, यानी स्टिमुलाई बेसिकली एक वेव ऑफ केमिकल होती है जो हमारी बॉडी के अंदर तब्दीली पैदा करती है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्टिमुलाई या वेव्स है, तो जब भी आपको कोई खौफ और हरास है, मिसाल के तौर पे आपने देख लिया कि जी ये सामने मेरे एक शेर आ गया है या एक कुत्ता है तो ये मुझे काट देगा। अब इस खौफ से आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे तो कुत्ते से या शेर से जो एक लहर आपकी तरफ आई है, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस है। ठीक होगी बात। और फिर अब मैं दूसरी एग्जांपल देता हूं कि आप देखते हैं चुई मुई का एक पौधा होता है, जैसे ही सूरजमुखी का पौधा आप उसे देख लें, ठीक है, तो जैसे ही सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो अपने रुख को उसकी तरफ मोड़ लेता है। तो वो क्या था, वो स्टिमुलस था। उस स्टिमुलस की वजह से उसमें उसके अंदर एक पोटेंशियल पैदा हुआ, ठीक है, वो एक्शन पोटेंशियल की वजह से उसने वो तब्दीली की, अपने आप को मोड़ा। तो ये क्या करते हैं, हमारे न्यूरॉन और सेंसरी सेल जो है इस स्टिमुलाई को एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टिमुलाई को किस में तब्दील करेंगे जी, एक्शन पोटेंशियल के अंदर। मैं यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, एक्शन पोटेंशियल, हाँ, एक्शन पोटेंशियल के अंदर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर एक और बात मैं जहां पे मैं कहना चाहूंगा कि न्यूरॉन और सेंसरी सेल हो या मोटर न्यूरॉन हो, ठीक है, या एसोसिएटिव न्यूरॉन हो, या फिर आपके यानी हम क्यों कहें कि सेंसरी सेल जो है वो आपके स्किन में होते हैं और आपके जो एसोसिएटिव न्यूरॉन आपके दिमाग के अंदर होते हैं, ठीक है। और फिर आपके जो मसल्स हैं वो बतौर इफेक्टर काम करते हैं जिसमें मोटर न्यूरॉन होते हैं। ठीक होगी बात। यानी मोटर न्यूरॉन का काम है आपके दिमाग से पैगाम एनालाइज हो जाता है, जिसका तजिया हो जाता है, जिसको परख लिया जाता है दिमाग में, वो वापस मोटर न्यूरॉन के जरिए से आपके मसल तक है। और मसल इफेक्टर के तौर पे काम करते हैं, मुराद है रिस्पॉन्स जाहिर करते हैं, यानी रद्द अमल, जिसको हम कहते हैं एक्शन का रिएक्शन हो गया, रद्द अमल के तौर पे काम करते हैं, वो है हमारे मोटर न्यूरॉन। ठीक है, सेंसरी स्किन में है, मोटर न्यूरॉन आपके मसल्स में, इसीलिए मसल इफेक्टर्स हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी डाइजेस्टिव ग्लैंड या फिर म्यूकस ग्लैंड। ठीक होगी बात। यानी नंबर 5 पे डाइजेस्टिव एंड म्यूकस ग्लैंड हैं। तो सिंपली बात है, ये जो ग्लैंड होते हैं इनका काम क्या है, सेक्रीट करना, ठीक है, या फिर सिंथेसाइज करना। तो यहां पे हम ये कहेंगे सिंथेसाइज एंड सेक्रीट। क्या करते हैं जी, जो डाइजेस्टिव हैं, यानी जो डाइजेस्टिव हैं
ये आप इंजाइम खारिज करेंगे, यानी इंजाइम एंड म्यूकस, इंजाइम एंड म्यूकस, ठीक होगी बात। यानी जो आपके डाइजेस्टिव हैं और दूसरे म्यूकस ग्लैंड हैं, ये सिंथेसाइज करेंगे और सेक्रीट करेंगे किसको, इंजाइम और म्यूकस को, ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास है एड्रीनल ग्लैंड है, नंबर 6 पर जो हमारे पास हैं वो हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के साथ है टेस्टिस एंड ओवरी जी। अब इनका काम जो है वो हमारे पास क्या है, यानी एड्रीनल ग्लैंड और टेस्टिस एंड ओवरी हैं, तो हम कहते हैं कि ये स्टीरॉइड पैदा करते हैं। ये क्या करेंगे जी, सिंथेसाइज एंड सेक्रीट, सिंथेसाइज एंड सेक्रीट करते हैं किसको, स्टीरॉइड को। हाँ जी, ये स्टीरॉइड बेसिकली फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक होगी बात, ताकि आपको इस चीज का अंदाजा हो कि सिंथेसाइज कौन है, एड्रीनल। एड्रीनल का मतलब एड लगे होते हैं, रेनल किडनी को कहते हैं, ठीक होगी बात। तो एड्रेनल का मतलब क्या है, एड्रीनल मीन किडनी, यानी आपके गुर्दों के ऊपर जो होते हैं वो ग्लैंड, कौन से ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, ठीक है। आगे टेस्टिस आ जाते हैं जो कि मेल, ठीक है, यानी मेल ऑर्गन है, और ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी मेल टेस्टिस आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड ओवरीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो क्या कर रहे हैं जी, सिंथेसाइज कर रहे हैं और सेक्रीट कर रहे हैं स्टीरॉइड, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे ये बातें ध्यान में रखिएगा कि आपके जो पेन किलर्स होते हैं वो तकरीबन स्टीरॉइड होते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि जी आप परहेज करें ताकि आपके गुर्दे फेल ना हो जाए, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है आयन ट्रांसपोर्ट का, ये किस लिए, ये किडनी आपके कर रहे हैं और सलेवरी ग्लैंड्स हैं। नंबर 7 पर पॉइंट बेटा आपका है कि किडनी एंड सलेवरी ग्लैंड, किडनी एंड सलेवरी ग्लैंड ये क्या कर रहे हैं जी, आयन ट्रांसपोर्ट, ठीक होगी बात, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। और नंबर 2 पे हमारे पास है मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रो। नंबर 8 पर हमारे पास है मैक्रो, नॉट अ माइक्रो, मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज एंड वाइट ब्लड सेल, वाइट यानी हम इसको WBCS कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में वाइट ब्लड सेल्स जी। इनका काम क्या होता है, ये डाइजेस्ट करते हैं, ठीक होगी बात, यानी इन्होंने मेटाबॉलिज्म आपके इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। माइक्रोफेज एंड WBC जो है इनका काम क्या है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, ठीक होगी बात। और नंबर 8 9 पे जो है हमारे पास है फैट सेल, ठीक होगी बात। और फैट सेल जो होते हैं ये लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, किसको करते हैं जी, लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, लिपिड आर डाइजेस्टेड, ठीक होगी बात। यानी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हमारे पास 9 नंबर पे क्या है, फैट सेल है, और फैट सेल जो है वो किसको, फैटी एसिड से, ठीक होगी बात। और लिपिड जो है वो फैट्स और ऑयल होते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो तमाम लिपिड्स होते हैं वो फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं। तो यहाँ पे बात हुई कि फैट सेल जो है वो क्या करेंगे, लिपिड को डाइजेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है सेल लाइनिंग इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो सेल लाइनिंग इंटेस्टाइन होते हैं, इस तरह से आपका ये पॉइंट जो है वो, यानी सेल लाइनिंग इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आपकी आंत को कहते हैं, किसको कहते हैं, आंत को, यानी सेल लाइनिंग इंटेस्टाइन। आप देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें प्रोजेक्शन लाइक उभार हैं जिनको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहते हैं, और वो विलाई है, क्या नाम उनका, विलाई होते हैं। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं किसको जी, मेटाबोलाइट को, यानी ये जो है ये मेटाबोलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, मेटाबोलाइट आर
एब्जॉर्ब, यानी इनको जज़ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब, कौन एब्जॉर्ब करता है? सेल लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर द लार्ज। ठीक होगी बात? यानी सेल लाइनिंग इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के जो सेल होते हैं जो उभारमा होते हैं, प्रोजेक्शन लाइक होते हैं, वो क्या करते हैं? मेटाबोलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मेटाबोलाइट क्या है? यानी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के दौरान जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टूटते हैं बड़ों में और बड़ों से छोटों में। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हमारी बॉडी में प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद हमारी बॉडी में लिपिड्स हैं। ये तमाम जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो का मतलब बड़े मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी इनको फंडामेंटल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है ऑफ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, कौन से? बायोमॉलिक्यूल हैं, मेजर हैं। और इस तरह से आज के आपका आर्टिकल का जो है वो इख्तिताम होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वी गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल।